नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीत एजुकेशन पॉइंट पर। तो देखिए मित्रों, आज हम लोग देखेंगे जो कि क्लास 12th जो RBSC की बुक है, भारत का इतिहास, उस बुक के जो चैप्टर हैं उनको हम लोग अलग अलग वीडियोस के अंतर्गत देखेंगे। तो आज हम लोग इसका पहला अध्याय देखेंगे, भारत का वैभवपूर्ण अतीत। ये भी काफ़ी बड़ा एक पार्ट है इसका, और इसके हम अलग अलग पार्टों में है जो इसको पढ़ेंगे। और मेरे को अगर वक्त मिला तो ये बुक हम लोग है जो अपने इस यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसमें से मित्रों बहुत सारे क्वेश्चंस है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो कि फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, या फिर अदर जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसके अंतर्गत इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस है वो बनते हैं। तो मित्रों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आपको पता होगा अपने इस चैनल पर जो कि RBSC क्लास जो कि 10th थी उसका जो चैप्टर थे वो काफ़ी सारे चैप्टर हमने है जो कंप्लीट कर लिए हैं। और जैसे ही राजस्थान का भूगोल और जो कला संस्कृति अभी वर्तमान में है जो नए ज़िले बनने के कारण है जो थोड़ा सा उसमें परिवर्तन हुआ है, तो हम लोग अलग से किसी वीडियो के अंतर्गत उसमें है जो देख लेंगे। तो अभी हम लोग आज देखेंगे इसमें जो क्लास 12th की RBSC की जो बुक है उसमें से हम लोग अलग अलग पार्टों में इसके बुक को है जो कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अपने मित्रों के साथ में अधिक से अधिक इसको शेयर अवश्य करना, क्योंकि आपको पता होगा मित्रों, अपने इस चैनल पर जो भी भर्ती परीक्षाओं से संबंधित जानकारी हो या फिर अदर कोई भी न्यूज़ हो वो अपने इस चैनल पर है जो अपलोड की जाती हैं। तो आप लोग ज़रूर अपने इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे भारत का वैभवपूर्ण अतीत क्या है। भारत का वैभवपूर्ण अतीत ये हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अगर लंबा हम लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि छोटे छोटे पार्टों में हम लोग इसको देखेंगे, तो आप लोग जुड़ सकते हैं अपने इस चैनल से, और अन्य लोगों को भी अपने इस चैनल से जोड़ सकते हैं। तो करते हैं शुरुआत मित्रों वीडियो की। भारत भूखंड एक पूर्ण भौगोलिक इकाई रहा है, और पुराण में उल्लेख मिलता है कि समुद्र के उत्तर एवं बर्फीले प्रदेश के दक्षिण में जो प्रदेश है उसका नाम भारतवर्ष है, एवं हम सभी है जो भारतीय उसकी संतति है। क्या है? हम लोग सभी है जो भारतवर्ष की एक संतान है। इसका अधिकांश भाग है जो उष्ण कटिबंधीय वातावरण के क्षेत्र में आता है। ये आप लोगों को पता होगा मित्रों, भूगोल के अंतर्गत ये हम लोग देख चुके हैं, देख सकते हैं कि उत्तर में हिमालय पर्वतीय क्षेत्र हैं, जिसमें बल्ख, बदखसा, जम्मू कश्मीर, कांगड़ा, टिहरी, गढ़वाल, कुमायूं, नेपाल, सिक्किम, भूटान, असम व हिमालय की ऊंची पर्वत श्रेणियां सम्मिलित हैं। पश्चिम में हिंदुकुश, सफ़ेद कुह, तुकेमान तथा कीर्थर पर्वत श्रेणियों ने उत्तर से दक्षिण की विस्तृत होकर इससे है जो पश्चिमी क्षेत्र से पृथक किया है। अब हम लोग देखेंगे आगे भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत। जो भारत का इतिहास है उसके जानकारी के जो अलग अलग स्रोत हैं, साहित्यिक हो या धार्मिक हो, सामाजिक हो, जो भी साहित्यिक या फिर कोई भी स्रोत हो, भारत के इतिहास के बारे में जो भी जानकारी देते हैं उसको हम लोग देखते हैं। वस्तुतः इतिहास के अंतर्गत मानव का संपूर्ण अतीत है जो समाहित रहता है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो। विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाज, राजनीति तथा धर्म व दर्शन आदि है जो सभी क्षेत्रों में किए गए कार्यकलाप इतिहास की श्रेणी में आते हैं। अतीत में मानव के जिन क्रियाकलापों को तथ्यों के आधार पर हम पूर्ण विश्वास के साथ प्रमाणित कर सकें उन्हें इतिहास में रख सकते हैं, क्योंकि अतीत का प्रत्यक्षीकरण नहीं हो सकता, केवल उसके विषय में कुछ स्रोत के रूप में साक्ष्य प्राप्त होते हैं जिनके आधार इतिहासकार इतिहास का निरूपण करता है। वर्तमान में इतिहासकार अतीत की केवल घटनाओं की जानकारी देना ही उपयुक्त नहीं समझते, बल्कि उसके कारणों की भी विस्तृत जांच पड़ताल करते हैं। इसके मूल में मानव की आंतरिक मनोगत भूमिका होती है, और इतिहासकार का मानव संस्कृति का अध्ययन करना मुख्य उद्देश्य होता है। अतीत की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए इतिहासकार सभी प्रकार के साधनों को उपयोग करते हैं, और इन साधनों को स्रोत, साक्ष्य और प्रमाण कहा जाता है। इन्हीं के आधार पर वह विश्वसनीय विवरण तैयार करता है। इसलिए कहा जाता है कि इतिहासकार इतिहास की पुनः रचना करता है। इतिहास की उन्हीं घटनाओं को तथ्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है जो साक्ष्यों प्रमाणों से सिद्ध हो। इसलिए इतिहासकार का मूल मंत्र है नामूलम लिख्यते किंचित, अर्थात
बिना मूल या आधार के कुछ नहीं लिखना चाहिए। भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोतों को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन सा? एक साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक या फिर पुरालेखीय स्रोत। एक तो हम लोग जो किताबों में या किसी भी साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत देख सकते हैं, और दूसरा है जो हम लोग पुरातात्विक यानी कि जो शिलालेख हैं वगैरह है उन पर है जो हम लोग उसके इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मित्रों, ये जो बुक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस बुक को है जो अपने चैनल पर है जो अपलोड करूँ अलग अलग पार्टों के अंतर्गत, तो आप लोग जुड़ सकते हैं अपने चैनल से। आगे हैं साहित्यिक स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के साहित्यिक स्रोतों को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। धार्मिक साहित्य, जिसमें ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य आते हैं, और धर्मेतर साहित्य, इसमें ऐतिहासिक ग्रंथ, विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ, क्षेत्रीय साहित्य, विदेशी विवरण इत्यादि, और वंशावलियाँ हैं जो इतिहास के स्रोत के रूप में। अब हम लोग देखते हैं धार्मिक साहित्य। ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद हैं, और वेदों के द्वारा हमें संपूर्ण आर्य सभ्यता व संस्कृति की जानकारी मिलती है। वेद ज्ञान के समृद्ध भंडार हैं। वेदों की संख्या 4 हैं, ये आप लोगों को पता होगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सर्वाधिक प्राचीन ऋग्वेद है जिसमें 10 मंडल, कितने देख सकते हैं आप यहाँ पे 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। प्रत्येक वेद के 4 भाग हैं, कितने? प्रत्येक वेद के 4 भाग हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। कौन कौन से? संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेदों की व्याख्या संहिताओं में की गई है और ऋग्वेद छंदों में रचा गया है। क्या है? ऋग्वेद है जो छंदों में रचा गया है। और वेद के भी 4 भाग माने गए मित्रों, आप लोगों को पता होगा, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ये क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में। आगे हैं यजुर्वेद में यज्ञों से संबंधित विवरण मिलता है। सामवेद में आर्यों द्वारा गाई जाने वाली सामग्री है। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की थी और इसमें विषय भी विविध हैं। इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि प्रयोग, शत्रुओं का दमन और रोग निवारण, तंत्र मंत्र आदि विषय है जो सम्मिलित है इसके अंतर्गत। और इसके उपरांत यज्ञ और कर्मकांडों पर आधारित जो साहित्य रचा गया वो ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इसके जो बाद में जो यज्ञ और कर्मकांडों पर आधारित जो साहित्य रचा गया था उसको ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। आरण्यक ग्रंथों में जिनकी रचना ऋषियों द्वारा वनों में की गई है, दार्शनिक विषयों का विवरण मिलता है, जबकि उपनिषदों में गूढ़ विषयों और नैतिक आचरण नियमों की जानकारी मिलती है। वैदिक साहित्य को ठीक तरह से समझने हेतु वेदांग साहित्य की रचना की गई है। किसकी? वेदांग साहित्य की। मित्रों, ये जो बुक है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे और इसको अगर हम लोग एक कह सकते हैं कि अच्छी तरीके से पढ़ पाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। और आने वाले समय के अंतर्गत आपको मित्रों पता होगा फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जो वैकेंसी आने वाली हैं, तब तक हम लोग इस बुक को है जो लगभग कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि इसके हम लोग अलग अलग पार्टों में है जो इसको देखेंगे। तो आप लोग अभी तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आपको इस चैनल पर ये बुक है जो कंप्लीट करवाई जाएगी। देख सकते हैं आप वेदांग साहित्य की रचना की, और जिसके 6 भाग हैं। वेदांग के कितने भाग हैं? 6 भाग माने गए। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष। कौन सा? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद, ये 4 उपवेद भी हैं जिनसे चिकित्सा, वास्तुकला, संगीत, सैन्य विज्ञान आदि की जानकारी मिलती है। ये क्या है? ये 4 है जो उपवेद माने गए। कौन कौन से? आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद। आगे हैं वेदों के उपरांत विभिन्न ऋषियों द्वारा स्मृति ग्रंथों की रचना की गई है, और इनमें मनुस्मृति एवं याज्ञवल्क्य स्मृति प्रमुख हैं। कौन सी? मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति। रामायण व महाभारत महाकाव्य भारतीय इतिहास की जानकारी के अथाह कोश हैं। इनसे समाज, धर्म व राजनीति की ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। हमारे पुराण प्राचीन काल के इतिहास ग्रंथ हैं, इनकी संख्या कितनी है? 18 हैं। कितने? 18 है जो पुराण माने गए। इनमें मार्कंडेय, ब्रह्मांड, वायु, विष्णु, भागवत और मत्स्य है जो प्रमुख माने गए हैं। मत्स्य सर्वाधिक प्राचीन है, और भारत के सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी सर्वाधिक जो जानकारी है वो इन्हीं से मिलती है। इनके 5 प्रमुख विषय हैं: सर्ग, प्रतिसर्ग, मर्वंतर, वंश और वंशानुचरित।
मित्रों, आप लोगों को अगर वीडियो साफ नहीं दिख रहा है तो वीडियो की आप क्वालिटी है वो 360 में देख सकते हैं। हालांकि इसमें नेट थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, लेकिन ये जो बुक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग इसको एक बार देखेंगे तो आप लोगों को विश्वास हो जाएगा कि इसमें से कितने क्वेश्चन है जो बनते हैं। आगे है अपना बौद्ध साहित्य। प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में बौद्ध साहित्य की प्रमुख भूमिका रही है। बौद्ध साहित्य में सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है वो कौन सा है? त्रिपिटक है। कौन सा? त्रिपिटक। और ये तीन है, कितने? 3 पिटक माने गए हैं, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। इसलिए इनको त्रिपिटक कहा जाता है। क्या? शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? त्रिपिटक कहा जाता है। और इनमें बौद्ध धर्म के नियम आचरण संग्रहित हैं। बौद्ध ग्रंथों में दूसरा महत्वपूर्ण योगदान जातक ग्रंथों का है। इनमें गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं की तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक पक्षों की जानकारी मिलती है। किसकी? गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं किसमें है? तो ये हो जाएगा जातक ग्रंथों में है। और इनकी संख्या है जो 549 है। पाली भाषा के अन्य बौद्ध ग्रंथों में मिलिंद पन्हो, दीपवंश व महावंश हैं। मिलिंद पन्हो में यूनानी आक्रमणकारी मिनेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन की मध्य वार्ता का विवरण है। ये देख सकते हैं आप मित्रों, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, जो कि मिलिंद पन्हो में क्या है और दीपवंश में क्या दिया गया है। तो मिलिंद पन्हो, दीपवंश और महावंश। मिलिंद पन्हो में यूनानी आक्रमण जो मिनेंडर था और बौद्ध भिक्षु नागसेन है उनके मध्य जो वार्ता हुई थी उसका विवरण दिया गया है। दीपवंश और महावंश में सिंहल द्वीप के इतिहास का वर्णन है। किसका? जो सिंहल द्वीप है श्रीलंका, उसका इसमें वर्णन किया गया है। आगे देखें तो पाली भाषा के अलावा संस्कृत भाषा में भी बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं। महावस्तु ग्रंथ गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र पर आधारित ग्रंथ हैं, जबकि ललित विस्तार में लेखक ने गौतम बुद्ध को देवीय शक्ति के रूप में निरूपित किया है और उनके अद्भुत कार्यों से संबंधित जीवन वृत्त अंकित किया है। मंजूश्री, मूलकप, अश्वघोष का बुद्ध चरित्र और सौदरानंद काव्य से भी ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। इनमें गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र एवं शिक्षाओं की जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में सत्कर्म एवं विरोचित कार्यों का वर्णन है। मध्य व पश्चिमी एशिया, तिब्बत, चीन, जापान, ब्रह्मा, श्रीलंका आदि है जो देशों में भारतीय बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद किया गया है, जिनमें प्रचुर ऐतिहासिक सामग्री निहित है। अगला है अपना जैन साहित्य। कौन सा? जैन साहित्य। बौद्ध साहित्य की तरह ही जैन साहित्य में भी पर्याप्त ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त होती है। जैन साहित्य में आगम सबसे प्रमुख है। कौन सा? आगम है जो सबसे प्रमुख माना गया है और इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण और 6 छेद सूत्र हैं। 6 छेद सूत्र हैं और एक नंदी सूत्र है और एक अनुयोग द्वार और 4 जो मूल सूत्र इसमें शामिल है। इसकी रचना है जो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6वीं शताब्दी के लंबे समय में विभिन्न धार्मिक संगतियों व व्यक्तियों के माध्यम से हुई थी। और जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया है। ये देख सकते हैं आप मित्रों, जैन साहित्य कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में लिखा गया है। अन्य जैन ग्रंथों में कथाकोश, परिशिष्ट, प्रवन, भद्रबाहु चरित्र, कल्पसूत्र, भगवती सूत्र आदि है जो प्रमुख ग्रंथ माने गए हैं, जिनके ऐतिहासिक विवरण है जो प्राप्त होते हैं। आचारांक सूत्र में जैन साधुओं के आचार व्यवहार से संबंधित जो जानकारी है वो मिलती है, नियमों का संकलन है। और परिशिष्ट प्रवन में जो तत्कालीन राजाओं और जैन मुनियों के संबंधों के बारे में जानकारी मिलती है। भद्रबाहु चरित्र में जैन मुनि भद्रबाहु के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के अंतिम समय की घटनाओं का वर्णन मिलता है। जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो श्रवण बेलगोला में आपको पता होगा मित्रों, वहाँ पर अपने शरीर का त्याग किया था संलेखना पद्धति से। जो भद्रबाहु चरित्र में जैन मुनि भद्रबाहु के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के अंतिम समय की घटनाओं का वर्णन मिलता है। अगला है धर्मित्र साहित्य। इस श्रेणी में प्राचीन भारत में धर्म के अतिरिक्त अन्य विषयों पर लिखा गया साहित्य आता है। इसमें ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक, विशुद्ध साहित्य ग्रंथ, नाटक, कथाकोश, काव्य आदि ग्रंथ है जो समृद्ध है। मित्रों, इसमें आपको लगता होगा कि ये कोई खास वीडियो नहीं है, लेकिन ये
इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो हम लोगों को उस समय लगेगी जब एग्ज़ाम पास में होंगे, तो हम लोग देखेंगे कि अब कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो अभी से मैं कहता हूँ कि आप लोग ये जो वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ इनको आप लोग ज़रूर देखिएगा, जिससे काफ़ी सारा है जो हम लोगों को बेनिफिट मिलेगा। इसमें ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक, विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ, नाटक, कथाकोश, काव्य आदि ग्रंथ सम्मिलित है। ऐतिहासिक ग्रंथ के अंतर्गत देखा जाए तो कलहण की राजतरंगिणी विशुद्ध रूप से ऐतिहासिक ग्रंथ है, जिसकी रचना है जो 1150 ईस्वी में की गई थी। इसमें प्राचीन समय से 12वीं शताब्दी तक का कश्मीर का इतिहास है। क्या है इसमें? राजतरंगिणी में क्या है? कश्मीर का इतिहास है। अन्य प्रमुख ग्रंथ ऐतिहासिक आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य या कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तत्कालीन राज प्रबंध, अर्थव्यवस्था, सामाजिक व धार्मिक जीवन की विस्तृत जानकारी मिलती है। कौटिल्य ने इतिहास के अंतर्गत पुराण, इतिवृत्त, आख्यान, उदाहरण, धर्मशास्त्र एवं अर्थशास्त्र को सम्मिलित किया है। ये देख सकते हैं आप, आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य और वंशावली लेखकों के कलम व शहीदान, ये फोटो में दिए गए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप। आगे है अपना, इन ग्रंथों के अलावा जीवन चरित्र संबंधी ग्रंथ भी उपलब्ध हैं और जिनसे उन शासकों के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। इन ग्रंथों में बाण भट्ट का हर्षचरित्र, वाकपति का गौड़बहु, विलहण का विक्रमांक देव चरित्र, जयसिंह का कुमारपाल चरित्र, नयचंद का हमीर महाकाव्य और पद्म गुप्त का नव साहसक चरित्र, बलाल का भूज चरित्र एवं जयानक की पृथ्वीराज विजय प्रमुख हैं। तो ये देख सकते हैं मित्रों, ये जो दिए हुए हैं इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंतर्गत। अगला है अपना विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ। विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथों में अनेक नाटक, व्याकरण ग्रंथ, टीका, काव्य, कथा, साहित्य एवं कोश की जानकारी रचना है जो की गई है, जिनसे उस समय के शासकों, सामाजिक व आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है। पाणिनि का अष्टाध्यायी, पतंजलि का महाभाष्य, गार्गी संहिता, कालिदास का मालविकाग्निमित्र, विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस, शूद्रक का मृच्छकटिकम, मेघातिथि की मिताक्षरा और कामंदक का नीतिसार ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रंथ माने गए हैं। तो ये मित्रों बुक्स या ये रचना है, ये एग्ज़ाम में सीधी की सीधी है जो पूछी जाती हैं, तो इनको याद करना हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे है कथा साहित्य एवं कोश साहित्य की दृष्टि से विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, गुणाढ्य की कथा मंजरी, सेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी, सोमदेव की कथा सरित सागर, अमर सिंह का अमरकोश आदि है जो प्रमुख ग्रंथ हैं, जिनसे तत्कालीन समाज की जानकारी मिलती है। ये ग्रंथ ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माने गए हैं। अगला है अपना क्षेत्रीय साहित्य। क्षेत्रीय भाषाओं के ग्रंथों में भी है जो प्रचुर ऐतिहासिक सामग्री मिलती है। प्राचीन तमिल साहित्य संगम साहित्य कहलाता है। क्या कहलाता है? संगम साहित्य कहलाता है। प्राचीन जो तमिल साहित्य है वो संगम साहित्य कहलाता है। इनसे सोल व पल्लव शासकों के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। इस साहित्य के प्रणेता अगस्त्य ऋषि थे। तेलुगु ग्रंथ दुर्जटी द्वारा लिखित कृष्णदेवराय विजयनगर राज्य के शासक कृष्णदेवराय की उपलब्धियों की जानकारी देता है। बहुत इंपॉर्टेंट मित्रों बुक है ये, और इस बुक को कंप्लीट करना हमारे लिए एक चुनौती होगी, लेकिन फिर भी हम लोग है जो इसके अलग अलग पार्ट के अंदर है जो इसको कंप्लीट करेंगे। आगे है राजस्थानी भाषा के ग्रंथों में चंद बरदाई का पृथ्वीराज रासू, पद्मनाभ का कान्हड़दे प्रबंध, बिठू सूजा का राव जैतसिर चंद, सूर्यमल मिश्रण का वंश भास्कर, नैणसी का नैणसिरी ख्यात, बांकीदास की ख्यात आदि है जो प्रमुख माने गए हैं। अगला है विदेशी विवरण या साहित्य। प्राचीन काल से ही भारत की सांस्कृतिक एवं आर्थिक उपलब्धियाँ विश्व को आकर्षित करती रही हैं। भारत के व्यापारिक संबंध विश्व के देशों से थे। धर्म व दर्शन का ज्ञान प्राप्त करने व अध्ययन हेतु लोग विदेशों से यहाँ आते थे। इसलिए विदेशी लेखक भी भारत से प्रभावित हुए और उन्होंने भारत के संबंध में पर्याप्त विवरण दिया है, लेकिन इस विवरण का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने की आवश्यकता है। अगला है अपना यूनानी साहित्य। यूनानी लेखकों में टेशियस, हेरोडोटस, नियार्कस और एरिस्टोबुलस और आनेक्रिटस, स्ट्रेबो, एरियन एवं स्काई हेजुलैक्स प्रमुख हैं। स्काईलैक्स प्रमुख हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक चंद्रगुप्त के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज द्वारा लिखित इंडिका है। ये बुक एग्जाम में पूछी गई मित्रों कि इंडिका की रचना किसकी है, इंडिका जो है वो किसने लिखी थी, तो ये मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई। यूनानी विवरणों से चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन, समाज एवं आर्थिक स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी है जो मिलती है।
यूनानी साहित्य में टॉलमी का भूगोल, प्लिनी दी एल्डर की नेचुरल हिस्ट्री, एरिस्टोबुलस की हिस्ट्री ऑफ द वॉर, स्ट्रेबो का भूगोल आदि विशेष उल्लेखनीय है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी पुस्तक में बंदरगाहों व व्यापार का विस्तृत विवरण है। आगे है अपना चीनी विवरण। चीनी यात्रियों में फाहियान, सुंगयुन, वैनसांग एवं इचिंग का वृत्तांत महत्वपूर्ण माना गया है। फाहियान गुप्त जो कि सम्राट चंद्रगुप्त सेकंड के समय है, जो उनका काल था 399 से 414 ईस्वी, वो उस समय है जो भारत आया था। कौन? वैनसांग। आगे है भारत आया। वैनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा गया मित्रों, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो वैनसांग को है जो यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। और उसने है जो नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी और वह हर्षवर्धन के राज्य काल में 629 ईस्वी से 644 ईस्वी में भारत आया था और उसने अपनी पुस्तक सी युकी में भारत के समकालीन इतिहास का वर्णन किया है। इत्सिंग ने 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 672 से 688 ईस्वी तक भारत भ्रमण किया था। किसने? इत्सिंग ने। मित्रों, इनका देखा जाए तो एग्जाम में क्रम भी पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन सा चीनी यात्री यहाँ आया था, तो इस प्रकार से इनका क्रम भी याद रखना चाहिए। इससे नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय के साथ ही भारतीय संस्कृति व समाज की भी जानकारी मिलती है। अगला है अपना तिब्बती वृत्तांत। तिब्बती वृत्तांत में तारानाथ द्वारा रचित कंग्यूर व तंग्यूर ग्रंथों को उपयोगी माना गया है। अरबी यात्री और भूगोलवेताओं ने भी भारत के संबंध में जानकारी दी है और मसूदी ने अपनी पुस्तक मिडास ऑफ गोल्ड, ये किसकी रचना है? मिडास ऑफ गोल्ड, ये मसूदी की रचना है। इसमें भारत का विवरण दिया है और लिखा है कि भारत का राज्य स्थल व समुद्र दोनों पर था। क्या? भारत का राज्य है जो स्थल और समुद्र दोनों पर था। सिंध के इतिहास चचनामा में तथा सुलेमान नबी की पुस्तक सिलसिलात उल त्वारिख में पाल प्रतिहार शासकों के बारे में लिखा है। अरबी लेखकों में अलबरेनू, जिन्होंने तारीख हिंद जो महत्वपूर्ण है और जिसने संस्कृत भाषा सीखी और मूल स्रोतों का अध्ययन करके अपनी पुस्तक तारीख उल हिंद में भारतीय समाज व संस्कृति के बारे में लिखा है। तो मित्रों, जो भी विदेशी यात्री हुए हैं उन्होंने भारत के इतिहास और संस्कृति में है जो महत्वपूर्ण योगदान दिया और वो अलग अलग देशों से यहाँ आए और आने के साथ में भारत की संस्कृति को है जो जीवंत रखने के लिए इन्होंने है जो अलग अलग रचनाएं है जो रची थी। अगला है अपना इतिहास के स्रोत के रूप में वंशावलियाँ। क्या? भारतीय इतिहास में वंश लेखन परंपरा का स्थान महत्वपूर्ण रहा है। वंशावली लेखन परंपरा व्यक्ति के इतिहास को शुद्ध रूप से सहेज कर रखने की प्रणाली है और ये एक ऐसी परंपरा है जिसमें वंशावली लेखक हर जाति वर्ग के घर घर जाकर प्रमुख लोगों की उपस्थिति में संक्षेप में सृष्टि रचना से लेकर उसके पूर्वजों को की ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक घटनाओं का वर्णन करते हुए उस व्यक्ति का वंश क्रम हस्तलिखित पोथियों में अंकित करता है। और वंशावलियों के अध्ययन से ही हमें जानकारी मिलती है कि हमारे पूर्वज कौन थे। क्या है? जो वंशावलियाँ हैं उसमें ये मिलता है, जानकारी मिलती है कि हमारे पूर्वज है वो कौन थे, कैसे थे, वो किस तरीके से है जो रहते थे, उनका क्या सामाजिक रहन सहन वगैरह जो है वो हम लोगों को वंशावलियों के अध्ययन के आधार पर ही इनकी जानकारी मिलती है। मित्रों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर अवश्य करना। मित्रों, अपने चैनल पर अभी तक ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं हैं, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे भी एक अच्छा लगता है कि जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ उसका मेरे को है जो थोड़ा बहुत जो कह सकते हैं कि एक सपोर्ट मिलता है। किसी भी कार्य के अंतर्गत अगर हम लोग मेहनत करते हैं तो उसका फल भी हम लोगों को मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ वो लोगों के लिए कितना है जो फ़ायदेमंद होता है। आगे देखा जाए तो वंशावलियों के अध्ययन से ही हमें जानकारी मिलती है कि हमारे पूर्वज कौन थे। वंशावलियों लेखों में मुख्य रूप से बड़वा, जागा, रावजी एवं भाट, ये देख सकते हैं इस प्रकार से प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, ये इस प्रकार से पूरा दिया गया है। एक है अपना इधर पुरातात्विक स्रोत और इस तरफ है जो साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत देखा जाए तो ये देख सकते हैं आप अभिलेख, सिक्के, स्मारक, मूर्तियाँ, शैल चित्रकला इत्यादि है जो इसके अंतर्गत आते हैं। मूर्तियाँ, मंदिर हैं,
शैल चित्रकला है, मुद्राएं, मोहरें, सभी है जो इसके अंतर्गत आते हैं पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत। और साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत देखा जाए तो एक धार्मिक साहित्य और एक धर्मेतर साहित्य। और पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत देखा जाए तो अभिलेख में आप शिलालेख देख सकते हैं, और स्तंभ लेख हैं, गुहा लेख हैं, मूर्ति लेख हैं, ताम्रपत्र अभिलेख हैं। ये सभी की सभी है जो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। आगे देखा जाए तो धर्मेतर साहित्य में ये देख सकते हैं आप, लौकिक साहित्य, ऐतिहासिक साहित्य और विशुद्ध साहित्य इसके अंतर्गत आते हैं। और विदेशी साहित्य भी इसमें आता है। काव्य, नाटक, कथा ये विशुद्ध साहित्य के अंतर्गत आते हैं, और नीति शास्त्र भी आता है। और विदेशी साहित्यों के अंतर्गत देखा जाए तो यूनानी, चीनी, मुस्लिम और तिब्बती है जो साहित्य है वो प्रमुख रूप से हमारे जो इतिहास हैं उनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये हम लोगों ने देखा ऊपर कि जो बड़वा, जागा, रावजी, भाट और देखा जाए तो तीर्थ, पुरोहित, पंडे, बरौट आदि है जो प्रमुख माने गए। ऐतिहासिक स्रोत की दृष्टि से वंशावलियाँ निम्नलिखित बिंदुओं की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण है। किस प्रकार से? पुरोहितों द्वारा निर्मित वंशावलियों व बहिया प्रामाणिक दस्तावेजी न्यायिक साक्ष्य के रूप में मान्य है, और इसमें पारिवारिक संबंधों के विषय में कागज इत्यादि पर वर्णन किया जाता है। इसका उद्देश्य उनके सदैव रिकॉर्ड के रूप में रखना होता है, और वर्णन में अक्षरों के साथ इस चिन्हों का भी प्रयोग करते हैं। मौखिक साक्ष्य से लिखित साक्ष्य अधिक प्रभावपूर्ण होता है। क्या है? मौखिक जो साक्ष्य है उसके हिसाब से देखा जाए तो जो लिखित जो साक्ष्य है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निश्चित रूप से बहिया या वंशावलियाँ एक न्यायिक दस्तावेज है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार वंशावलियों, बहियों इत्यादि को सुसंगत न्यायिक तथ्य के रूप में स्वीकार किया गया है। जगदीश प्रसाद बनाम श्रवण कुमार जो AIR 2003 P और H मामले में है, जो न्यायालय ने पंडों की बहियों में की गई प्रविष्टियों को साक्ष्य के रूप में ग्राह्य माना। ऐसे कई मामले हैं जिसमें वंशावलियों और बहियों को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। जो पुराने समय में जो वाद विवाद होते थे उसके हिसाब से देखा जाए तो इनको भी साक्ष्य के रूप में है जो प्रस्तुत किया जाता है। वंशावली लेखकों को लोक इतिहासकार भी कह सकते हैं। पुरातन एवं मध्यकालीन भारतीय इतिहास के लेखन में वंशावलियाँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत रही हैं। हमारे पुरातन ग्रंथ पुराणों में जो इतिहास उपलब्ध है उसमें वंशावलियों का महत्वपूर्ण आधार रहा है, और कई ऐतिहासिक घटनाओं के प्रमाण वंशावलियों से मिलते हैं। और वंशावलियों में प्रत्येक जाति व प्रत्येक व्यक्ति के इतिहास का लेखन हुआ है। उनके वंशानुक्रम की जानकारी हमें वंशावलियों से मिलती है। वंश लेखकों ने जातीय, सामाजिक इतिहास की भी जानकारी दी है। समाज जिन महापुरुषों को अपना आदर्श मानता है उनकी जानकारी भी हमें वंशावलियों से प्राप्त होती है। मित्रों, आगे जो आने वाले जो पार्ट हैं ये इस बुक के काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट होंगे। अगर आप लोग उन पार्टों के अंतर्गत देखेंगे तो काफ़ी जानकारी मिलेगी आप लोगों को, और धीरे धीरे मित्रों पढ़ेंगे। एकदम तो चारा का चारा है जो बुक हम लोग कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे हम लोगों को समय मिलेगा तो हम लोग इस बुक को है जो कंप्लीट ज़रूर कर पाएंगे। आप लोगों का प्यार और स्नेह अपने इस चैनल पर मिलता रहे, बस मैं आपसे ऐसी उम्मीद करता हूँ। वंशावली लेखन परंपरा की शुरुआत वैदिक ऋषियों द्वारा समाज को सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित करने की दृष्टि से की गई थी, जो हजारों वर्षों से आज भी अनवरत जारी हैं। वंशावली परंपरा के हस्तलिखित ग्रंथों से अनेक ऐतिहासिक पुरुषों का परिचय प्राप्त होता है। समाज के आर्थिक जीवन के विकास, लोगों के व्यवसाय आदि का उल्लेख भी वंश लेखकों द्वारा किए गए हैं। वंशावली लेखक एक निश्चित समय तक व्यक्ति के आवास पर ही निवास करके इसका लेखन करता था, इसलिए उसमें यथार्थता दिखाई पड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी परंपरा, संस्कृति, मूल निवास, विस्तार, वंश, कुल धर्म, कुलाचार, गोत्र व पूर्वजों के नाम प्राप्त करने का सर्वाधिक विश्वसनीय स्रोत वंशावलियाँ ही माने गए हैं। वंशावलियों द्वारा धर्मांतरित हिंदुओं को अपनी जड़ों का परिचय देकर आपसी विद्वेष को कम किया जा सकता है। इससे धार्मिक उन्माद और अलगाववाद को कम करके देश में सांप्रदायिक सहयोग और सद्भाव की भावना को बढ़ावा मिल सकता है। पुराणों में भी जो 5 लक्षण बताए गए हैं उनमें वंश रचना और वंशानुसरित प्रमुख लक्षण के रूप में अंकित है। सर्गच्च प्रतिसर्गच्च वंशो मर्वंत्राणि च वंशानुसरितम शैव पुराणम पंचलक्षणाम। इस प्रकार से इसकी व्याख्या की गई है। और आगे देखा जाए तो देख सकते हैं आप यहाँ पे अगला हम लोग देखते हैं, अर्थात सृष्टि का सर्जन, प्रलय का आगमन, वंशों की रचना, काल अवधि, गणना एवं वंश चरित्र की चर्चा करना है। ये हम लोगों ने नीचे उक्ति देखी थी, उसका ये सार बताए गए हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वंशावलियों के माध्यम से हमें इतिहास की महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी मिलती है। आज भी वंशावली लेखक घर घर जाकर है जो इनका वाचन करते हैं।
अगला स्रोत है अपना पुरातात्विक स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के सर्वाधिक विश्वसनीय स्रोत पुरातात्विक स्रोत हैं। पुरातत्व का तात्पर्य अतीत के अवशेषों के माध्यम से मानव क्रियाकलापों का अध्ययन करना है। क्या है? अतीत के अवशेषों के माध्यम से मानव क्रियाकलापों का अध्ययन करना है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो के उत्खनन से भारतीय सभ्यता व संस्कृति का प्रारंभ 6000 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व तक के पीछे चला गया है। कलिंग नरेश जो खारवेल की जानकारी है जो हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ मित्रों, कलिंग नरेश खारवेल की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये हाथी गुम्फा जो अभिलेख है वहाँ से मिलती हैं। इतिहास के भौतिक साक्ष्य इन्हीं स्रोतों में है। पुरातात्विक स्रोतों का विभाजन निम्नानुसार किया जा सकता है। पुरातात्विक स्रोतों के भी है जो विभाजन किया जाता है, इनका भी अलग अलग तरीके से। उत्खनन से प्राप्त पुरावशेष, अभिलेख, सिक्के व मुद्राएं, स्मारक व भवन, मूर्तियाँ, शैलचित्र, कला व अन्य कलाकृतियाँ, ये इसके अंतर्गत आते हैं। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत कौन कौन से हैं? उत्खनन से जो प्राप्त पुरावशेष हैं, और एक जो अभिलेख होते हैं वो, और एक सिक्के और जो मुद्राएं हैं वो, और स्मारक और भवन हैं, मूर्तियाँ, शैलचित्र, कला आदि है जो इसके अंतर्गत आते हैं। उत्खनन से प्राप्त अवशेष देख सकते हैं आप, मृद भांड, औजार व उपकरण। पाषाणकालीन मानवीय संस्कृति व सभ्यता के बारे में जानकारी के लिए उत्खनन से प्राप्त पुरावशेष ही मुख्य स्रोत हैं। प्राप्त औजारों में मृदभांड क्या होते हैं? मिट्टी के बर्तन से हम भारत में वाहनों की विकास यात्रा को समझ सकते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता की जानकारी उत्खनन से प्राप्त सामग्री पर ही आधारित है। प्रारंभ में तो पाषाण उपकरण अधिक प्राप्त हुए, जब मृदभांड का मानव उपयोग करने लगा तो सर्वाधिक मात्रा में इनके अवशेष मिले हैं। इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन भारत में 4 मृदभांड संस्कृतियाँ विद्यमान रही हैं। कितनी? 4 है जो प्रमुख रूप से ये संस्कृति है जो विद्यमान है। कौन कौन सी? एक गेरुए रंग युक्त मृदभांड संस्कृति, और दूसरा है काले व लाल मृदभांड परंपरा, और तीसरी है चित्रित स्लेटी रंग की मृदभांड संस्कृति, और चौथी अपनी कौन सी हो जाएगी? उत्तरी काली समकेली परंपरा। इस प्रकार से ये अलग अलग भागों में है जो इसको पढ़ा जाता है। 4 मृदभांड संस्कृतियाँ मानी गई भारत की। और उत्खनन में सड़कें, नालियाँ, भवन, तांबे व कांस्य सामग्री, औजार, बर्तन, आभूषण आदि पुरावशेष मिले हैं, जिससे तत्कालीन मानव समाज व संस्कृति की जानकारी मिलती है। अगला है अपना अभिलेख। भारतीय पुरास्रोत में अभिलेखों का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तिथि युक्त एवं समसामयिक होने के कारण ऐतिहासिक दृष्टि से इनका महत्व अधिक है। शासन विशेष के तिथिक्रम एवं उपलब्धियों की जानकारी इन अभिलेखों से ही मिलती है। स्थान अभाव के कारण इसमें अनावश्यक सामग्री भी नहीं मिलती है। इनमें संबंधित शासक व व्यक्तियों के नाम, वंश और तिथि, कार्य व समसामयिक घटनाओं आदि का है जो उल्लेख होता है इसके अंतर्गत, अभिलेखों के अंतर्गत। और देखा जाए तो जैसे अशोक के अभिलेख, क्या अशोक का अभिलेख, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, गौतमीपुत्र सातकर्णी का जो नासिक अभिलेख, और प्रयाग प्रशस्ति के बिना प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी है जो अधूरी रहती है। ये अलग अलग क्षेत्रों के अंतर्गत देखा जा सकते हैं आप मित्रों। अगला है अपना अशोक के अभिलेख ख्रोष्टी एवं ब्राह्मी लिपि में है। कौन सी लिपि में है? ये एग्जाम पूछा गया है। अशोक के अभिलेख कौन सी लिपि में? ख्रोष्टी और ब्राह्मी लिपि में है। और अशोक के शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख तीनों प्रकार के अभिलेख मिलते हैं। अशोक के अभिलेख कला के भी उत्कृष्ट उदाहरण हैं। ये अभिलेख लंबे कलात्मक स्तंभ व शिलाओं पर उत्कीर्ण है। जूनागढ़ का रुद्रदामन का शिलालेख भी काफ़ी प्रसिद्ध है। स्तंभ लेखों में अशोक के अलावा चंद्र का मेहरौली स्तंभलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभलेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभलेख प्रमुख माने गए हैं। ये देख सकते हैं मित्रों, एग्जाम में इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं सीधे के सीधे। जूनागढ़ का रुद्रदामन का शिलालेख भी काफ़ी प्रसिद्ध है। स्तंभ लेखों में अशोक के अलावा चंद्र का मेहरौली स्तंभलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभलेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभलेख प्रमुख है माने गए। ताम्रलेख से गुप्तों के इतिहास की जानकारी मिलती है। और प्रभावती गुप्ता का ताम्रलेख विशेष उल्लेखनीय है। गुहालेखों में अशोक के बराबर गुहालेख, दशरथ के नागार्जुनी गुहालेख, सातवाहनों के नासिक व नानाघाट गुहालेख अधिक है जो उपयोगी माने गए हैं। कई मूर्तियों के भी शीर्ष या अधोभाग में शासकों ने लेख लिखवाए हैं, जिनसे उनके बारे में जानकारी मिलती है। ये मूर्ति लेख कहलाते हैं। और इन अभिलेखों के द्वारा विभिन्न शासकों के समय की महत्वपूर्ण घटनाओं, तथ्यों की जानकारी के साथ ही आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जानकारियाँ मिलती हैं। मित्रों, आप लोगों को लगता होगा कि ये क्या वीडियो बना रहा है ऐसे, तो देखिए मित्रों, अगर आप लोग इसको एक बार भी सुन लेंगे या इसको देख लेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि एक बार फिर अगर सुना जाए
तो ये वीडियो है जो इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन बनते हैं वो आप लोगों को कम्प्लीटली याद हो जाएंगे। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को वॉच कीजिएगा और वॉच करने के साथ में है जो अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर भी कर सकते हैं। ये जो बुक है ये मैं लगभग कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश करूँगा मित्रों, अगर आप लोगों का प्यार और स्नेह मिलता रहा तो। सिक्के व मुद्राएं। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी में सिक्कों, मुद्राओं व मोहरों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनसे शासकों के नाम, तिथियां, चित्र, वंश परंपरा, धर्म, गौरवपूर्ण कार्यों, कला, शासकीय रूसी आदि की जानकारी मिलती है। गुप्तकालीन सिक्कों से हमें महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती हैं। समुद्रगुप्त के वीणा वादक व व्याघ्र निहंता सिक्के उसकी संगीत के प्रति रुचि और शौर्य को प्रदर्शित करते हैं। क्या समुद्रगुप्त है जो वीणा वादक माना जाता था और व्याघ्र निहंता सिक्के उसकी संगीत के प्रति रुचि है और शौर्य को प्रदर्शित करते हैं। ये देख सकते हैं आप, सिक्के पर नहपान का चित्र और समुद्रगुप्त का वीणाधारी सिक्का, इस प्रकार से ये दिए गए हैं अलग अलग चित्रों के माध्यम से आप देख सकते हैं। इसी प्रकार कुमारगुप्त के कार्तिकीय प्रकार के सिक्के और उसके शैव अनुयायी होने की पुष्टि करते हैं। क्या कुमारगुप्त के कार्तिकीय प्रकार के सिक्के क्या हैं, उसके शैव अनुयायी होने की पुष्टि करते हैं। सिक्कों से शासकों के राज्य विस्तार, उनके आर्थिक स्तर, धार्मिक विश्वास, कला, विदेशी व्यापार आदि की जानकारी मिलती है। सबसे पहले प्राप्त होने वाले सिक्के चांदी व तांबे के हैं और इन पर केवल चित्र हैं। इन्हें पंचमार्क या आहत सिक्के कहा जाते हैं। देख सकते हैं आप, जो चांदी और तांबे के जो सिक्के हैं उनको आहत सिक्के या पंचमार्क भी कहते हैं। और मौर्यों के बाद हिंद यूनानी शासकों ने लेख युक्त मुद्रा प्रारंभ की और कुषाणों के समय स्वर्ण व ताम्र सिक्के प्रचलन में आए। सोने और तांबे के सिक्के प्रचलन में आए। गुप्त काल में स्वर्ण व रजत मुद्रा में चलन में थी। कौन कौन सी? सोने और चांदी की मुद्रा है वो चलन में थी गुप्तों के समय। सिक्कों पर राजा का नाम, राज चिन्ह, धर्म चिन्ह और क्या कहते हैं एक तिथि है जो अंकित होती थी। तिथि भी अंकित होती थी उस समय सिक्कों पर। कुछ विशेष घटनाओं की जानकारी भी सिक्कों से मिलती हैं। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर अश्व व यूप के चिन्ह हैं। अश्वमेध पराक्रम लिखा है। इससे समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी मिलती है। इसे एक सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। किनको? समुद्रगुप्त को। बयाना जो कि राजस्थान में और जोगलथम्बी जो नासिक है वहाँ से सिक्कों का ढेर मिला है। और जोगलथम्बी के सिक्कों से शक सातवाहन संघर्ष की जानकारी मिलती है। किनके? शक और सातवाहन के बीच में जो संघर्ष हुआ था उसकी जानकारी है जो जोगलथम्बी जो सिक्के हैं वहाँ से इनकी जानकारी मिलती है। गौतमीपुत्र ने शकों के सिक्कों पर अपना नाम अंकित करवाकर सिक्के जारी किए। सिक्कों के साथ ही मोहरें भी प्रचलित थी और इन पर राजा, सामंत, पदाधिकारीगण, व्यापारी या व्यक्ति विशेष के हस्ताक्षर व नाम होते थे। बसाड़ जो कि प्राचीन वैशाली से 274 मिट्टी की मोहरें मिली हैं। क्या? कहाँ से? बसाड़ से, जो प्राचीन वैशाली है वहाँ से 274 मिट्टी की मोहरें मिली हैं। सिक्कों से प्राप्त जानकारी। सिक्कों से क्या जानकारी मिलती है? तिथि क्रम निर्धारण होता है इसमें और धार्मिक विश्वास की जानकारी मिलती है। कला पर प्रकाश मिलता है। व्यापार और आर्थिक स्तर की जानकारी होती है। साम्राज्य की सीमाओं का ज्ञान होता है। नवीन तथ्यों का उद्घाटन होता है और शासकों की रुचियों का ज्ञान इसमें मिलता है। अगला है अपना स्मारक व भवन। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत भूमि पर एवं भूगर्भ में स्थित सभी अवशेष, स्तूप, शैत्य, विहार, मठ, मंदिर, राजप्रसाद, दुर्ग व भवन सम्मिलित आते हैं इसके अंतर्गत। स्मारक और भवन के अंतर्गत कौन कौन से? भूमि के अंदर और भूगर्भ के अंदर और बाहर जो भी होते हैं वो उससे हमें है जो जानकारी मिलती है इतिहास के बारे में। इससे उस समय की कला, संस्कृति और राजनीतिक जीवन की जानकारी मिलती है। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा के अवशेषों से हमें वहाँ की सभ्यता और संस्कृति की जानकारी मिलती है। देवगढ़ व भीतरी गांव मंदिर से है जो गुप्तकालीन धार्मिक व सांस्कृतिक अवस्था की जानकारी मिलती है। कहाँ से? देवगढ़ और जो भीतरी गांव का जो मंदिर है वहाँ से गुप्तकालीन धार्मिक और सांस्कृतिक अवस्था की जानकारी मिलती है। स्मारकों से ही दक्षिण पूर्वी एशिया में भारतीय संस्कृति के विस्तार की जानकारी मिलती है। कंबोडिया के अंगकोर वाट के स्मारक, जावा के बोरोबुदुर के मंदिर भारत का अन्य देशों में औपनिवेशिक व सांस्कृतिक विस्तार की कहानी कहा जाता है। इसमें कौन कौन सी? जो जावा का जो बोरोबुदुर मंदिर है वो भारत का अन्य देशों में औपनिवेशिक और सांस्कृतिक विस्तार की कहानी कहते हैं।
भारत के जो अन्य जो देश हैं भारत के साथ में किस तरीके से उनका व्यवहार रहता था उनके बारे में है जो जानकारी मिलती हैं। आगे है मूर्तियाँ, चलचित्र कला व अन्य कलाकृतियाँ। मित्रों, आने वाले समय में हम इस बुक को है जो पूरी अच्छी तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये वीडियो मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में बना रहा हूँ, इसलिए इसमें आपको लगता होगा कि इस प्रकार का वीडियोस है वो हम लोगों को देखना अच्छा नहीं लगता, तो ये थोड़ा सा जल्दबाजी के कारण आप लोगों को पता होगा मित्रों मैं बना रहा हूँ। इसलिए आप लोगों को अगर कहीं दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। अच्छा लगे तो भी कमेंट में बताना और अच्छा नहीं लगे तो भी बता देना। आगे है मूर्तियाँ, शैलचित्र कला और अन्य कलाकृतियाँ। उत्खनन में अनेक स्थानों से विभिन्न मूर्तियाँ और टेराकोटा की कलाकृतियाँ प्राप्त हुई हैं जो हमें उस समय के धार्मिक, सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन की जानकारी देती हैं। इसके अलावा चित्रकला मानव जीवन को प्रामाणिक रूप से अभिव्यक्त करने का मुख्य साधन है। प्राग ऐतिहासिक काल में अनेक शैलाश्रय में तत्कालीन मानव द्वारा चित्रांकन किया गया है। प्रारंभिक जो मानव का निवास स्थान है वहाँ की है जो चित्रांकन किया गया है, जिसे शैल चित्रकला कहा जाता है। देख सकते हैं आप शैल चित्रकला किसे कहा जाता है, तो इस लाइन को पढ़ लीजिएगा, इससे कंप्लीट जानकारी मिल जाती है। इनमें जीवन के विभिन्न पक्षों की अभिव्यक्ति चित्रों के माध्यम से की गई है। इनसे प्रारंभिक मानव के सांस्कृतिक, सामाजिक व धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, शेखावाटी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में ऐसे शैल चित्र मिले हैं। मध्य प्रदेश का जो भीमबेटका और पंचमढ़ी भी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण माने गए हैं। इसी प्रकार अजंता की चित्र राशि, दुर्गों व महलों के भित्ति चित्र भी प्राचीन भारतीय इतिहास की अभिव्यक्ति करते हैं। तो ये इस प्रकार से हमने पूरा देख लिया जो कि किस तरीके से साहित्यिक और अभिलेखीय साक्ष्यों से है जो हमें जानकारी मिलती है भारतीय इतिहास के बारे में। साहित्यिक और पुरातात्विक जो स्रोत थे वो हमने देखे। अगले वीडियो के अंतर्गत मित्रों हम लोग देखेंगे वैभवशाली भारत की उपलब्धियां हैं जो हम लोग अगले पार्ट के अंतर्गत देखेंगे, और यहाँ तक ये हम लोग अगले वीडियो के अंतर्गत देखेंगे, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा फिर देखने में इतनी इंटरेस्ट या रुचि नहीं रहती है। तो अगला पार्ट आप लोगों को जल्द है जो मिलेगा। और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो मित्रों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आप लोगों को इसी प्रकार की जानकारी है जो अपने चैनल पर मिलती रहेगी, और ये बुक आप लोगों को कंप्लीट अपने चैनल पर करवाई जाएगी। और आप लोगों को लगता होगा मित्रों ये कोई ऐसा लगता है कभी कभी शुरुआत में ऐसा लगता है कि कोई भी वीडियोस देखते हैं तो ये मन के अंदर ऐसा लगता है कि ये क्या ऐसे पढ़ने में क्या फ़ायदा। लेकिन मित्रों जब इसकी इम्पोर्टेंस हमें तब लगती है जब हमारे सामने जब एग्ज़ाम नज़दीक होता है, तब हमें लगता है कि वाकई में उस समय अगर हम लोग पढ़ते तो कितना अच्छा होता। यही हम लोगों को बाद में है जो देखना पड़ता है। तो ये हम लोगों ने देखा मित्रों, और आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिएगा, और अपने मित्रों के साथ में इसको है जो अधिक से अधिक शेयर करना, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। भारत का वैभवपूर्ण अतीत, ये हम लोगों ने इसका एक पार्ट देखा, और आगे हालांकि ये इसके चैप्टर है वो काफ़ी बड़े बड़े चैप्टर हैं मित्रों, लेकिन इसको हम लोग अपने इस बुक चैनल पर है जो कंप्लीट इस बुक को है जो करवाएंगे। तो आप लोग जुड़ सकते हैं चैनल से। तो मित्रों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।